तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए। इस जनसभा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर वहां पर सत्ताधारी टीएमसी पर कई सारे निशाने साधे, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ी चुनौती दी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए और साथ ही पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हमने घर में घुसकर 3 बार घर में घुसकर जवाब दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, एक नजर बड़ी बातों पर डाल लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, शुरुआती संबोधन में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित पश्चिम बंगाल अनिवार्य है। विकसित पश्चिम बंगाल होगा तभी विकसित भारत होगा, विकसित राष्ट्र होगा। केंद्र की भाजपा सरकार इसी नीति पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि 2047 का ये लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हर किसी का सीधे तौर पर हम देखें तो विकसित होना जरूरी है। केंद्र सरकार के प्रयास से कई परियोजनाएं भी चल रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ईमानदारी से पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है और इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी दल टीएमसी पर हमलावर होते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल इस वक्त कई संकटों से घिरा हुआ है, जिसका जिक्र उन्होंने किया। और इन संकटों में उन्होंने कहा कि समाज में फैली अराजकता, महिलाओं की असुरक्षा और युवाओं की बेरोजगारी का ये संकट है। निर्ममता का संकट है, राज्य सरकार की जो निर्ममता है वो भी एक संकट है और टीएमसी की स्वार्थी राजनीति का भी संकट है। कुल 5 संकटों से इस वक्त पश्चिम बंगाल घिरा हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद और माल्टा में हुए दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर दंगों का नंगा नाच हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि बंगाल में बिना कोर्ट के दखल के कोई भी मामला नहीं सुलझता है। हर मामले में कोर्ट को ही दखल देना पड़ता है। पूरा बंगाल इस वक्त कह रहा है कि नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। इसके साथ ही टीएमसी सरकार ने हजारों टीचर्स का भविष्य बर्बाद कर दिया। जो घोटाला शिक्षक भर्ती में हुआ उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और पश्चिम बंगाल की पूरी शिक्षा प्रणाली को तबाह किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही पीएम ने कहा कि टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा है। टीएमसी सरकार दोषियों को बचाने का काम लगातार कर रही है। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं इस वक्त पूरे देश में चल रही हैं, लेकिन बंगाल में लागू नहीं होने दी जा रही। कई सारी योजनाओं पर रोक पश्चिम बंगाल में लगाई गई है, उनका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। टीएमसी सरकार को आदिवासी समुदाय की कोई परवाह नहीं है। टीएमसी को 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति ही करनी है। टीएमसी को राज्य के विकास के लिए कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना जानती है। पश्चिम बंगाल में बहुत सी परियोजनाएं लटकी हुई हैं अधर में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर बंगाल में बहुत गुस्सा था। हमारी सेना ने सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया आतंकियों को। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आतंक के खिलाफ कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान को कल्पना भी नहीं थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को देने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। दुनिया को देने के लिए और पाकिस्तान के पास आतंक और नरसंहार के अलावा और कुछ भी नहीं है। शुरुआत से ही पाकिस्तान आतंक को सहारा देता है और आतंकी हमला हुआ तो अब दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये एक मैसेज भारत की तरफ से भी दिया गया। पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए और आम जनता से कहा कि पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। विकसित भारत के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास जरूरी है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कहेंगे। अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ ही
टीएमसी पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी। पीएम ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के लिए परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से ज्यादा घर और 100 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना पर 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से पर्यावरण अनुकूल और किफायती ईंधन की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विकसित भारत की यात्रा में पश्चिम बंगाल की बड़ी भागीदारी पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने सिटी गैस वितरण परियोजना को महत्वपूर्ण पहल बताया। पीएम ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी सराहा। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। आज सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और आज उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते। वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है। पीएम ने अपने संबोधन में सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत की विकास गाथा का चमकता सितारा बताया। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को गर्व है।
कार्यक्रम के दौरान राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका और डाक टिकट भी जारी किया गया। राज्य के विकास की जिन परियोजनाओं से विकास की गाथा लिखी जानी है, उसमें नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालसिंग जिले के पेलिंग के सांगा चोलिंग में यात्रा रोपवे, गंगटोक जिले के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी का आज पटना में रोड शो का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कल बिहार में 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर होंगे। राज्य में 50,721 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिसमें 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपए है, उसका शिलान्यास होगा, जबकि 853 करोड़ की 3 परियोजनाओं को वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना से 1742 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 116 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बिहटा एयरपोर्ट परियोजना की लागत 542 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसके अलावा वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किए थे कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर आ रहे उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मेहंदी लगाकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं 30 मई को विक्रमगंज की भूमि पर वीर भूमि पर जाएंगी उनके स्वागत करने के लिए। जो पहलगामा के लड़ाई में जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन, उसी के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, उसी के खुशी में नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे हैं, सासाराम हमें रोहतास जिला, उसी में सिंदूर ऑपरेशन में मेहंदी लगा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपए की है। रेलवे की परियोजनाओं में से जिसमें सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का लोकार्पण, कचरट नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का लोकार्पण, बरकी सलैया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण, वहीं सड़क परियोजनाओं में रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D का शिलान्यास, गंगा नदी पर बक्सर से भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन का शिलान्यास, पटना आरा सासाराम NH का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। पटना से राजेश राज और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार का कहना है कि एयरपोर्ट न सिर्फ पटना के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार और देश के लिए अत्यंत उपयोगी है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी ने विपिन कुमार से खास बातचीत की है और इस दौरान विपिन कुमार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन
विपिन कुमार जी से। क्या कहेंगे, यह एयरपोर्ट बहुप्रतीक्षित माना जा रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस सौगात को देने के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद आज यहाँ पधार रहे हैं और अपने कर कमलों से वो इस भवन का उद्घाटन और बिहटा में एक नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसकी इतनी आवश्यकता थी कि जो यात्री हैं, जो पटना से यात्रा करते हैं, हवाई सफर करते हैं और जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो अभी वाला जो भवन है उसकी कैपेसिटी से दुगना उस पे लोड था और ये जो भवन बना है अभी वाली बिल्डिंग से 6 गुना इसका क्षेत्रफल है। आने वाले दिनों में सर और भी जो सुविधा है उसमें बढ़ोतरी होगी और ये उम्मीद की जा सकती है कि देश भर के लिए ही नहीं, नेपाल काठमांडू के लिए भी फ्लाइट हम चला पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत का, उस विजन के तहत सिविल एविएशन का जो क्षेत्र है वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। पिछले 10 साल में अगर आप बात करें तो एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 160 हो गई। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है उस पर हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और पटना एयरपोर्ट का जो ये नया टर्मिनल भवन है, यह यहाँ के मुसाफिरों के लिए और संपूर्ण बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है। कैमरामैन अरविंद के साथ पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। इसी के साथ अब अन्य खबरों का भी रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं और पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। रही बात आतंकवाद की, तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति बदली है और अब पाकिस्तान से केवल आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा ही अंग पीओके एक दिन खुद लौटकर भारत में आएगा। आइए आपको सुनाते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। इसी के साथ अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु शक्ति और संयम, इन दोनों के समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसिस को तबाह किया। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए।
शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने इंडोनेशिया में मित्र देशों के रेजिडेंट राजदूतों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता रखेगा। इस दौरान आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर भी चर्चा की। इंडोनेशिया पहुंची सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य अपराजिता सारंगी ने भी इंडोनेशिया थिंक टैंक और शिक्षाविदों को संबोधित किया। अपराजिता सारंगी ने कहा कि जिस तरह से आज 140 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं, हम अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और प्रगति के मार्ग पर चलते हुए हम अशांति, आतंकवाद या हिंसा नहीं चाहते। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा इस्तेमाल की गई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सैन्य मामलों के जानकार और न्यूयॉर्क स्थित मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख जॉन स्पेंसर ने भी भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की फिर से सराहना की है। जॉन स्पेंसर ने भारत की स्वदेशी हथियार और डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई चीन की तकनीक से काफी बेहतर बताया है। जॉन स्पेंसर ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आकाश तीर सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की तारीफ की। अपने आर्टिकल में स्पेंसर ने भारत के स्काई स्ट्राइकर, हारूप नेत्रा वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, यूएवी सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट हाउट्जर, T-72 मेन वेंटल टैंक और जोरावर लाइट टैंक्स का भी जिक्र किया है और उन्हें पाकिस्तान की सैन्य प्रणालियों से बेहतर बताया। जॉन स्पेंसर ने माना कि भारत ने एक संप्रभु शक्ति के रूप में लड़ाई लड़ी और अपने द्वारा डिजाइन किए गए और तैनात किए गए सटीक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध के मैदान पर जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान का प्रॉक्सी फोर्स चीन के सैन्य उपकरणों पर निर्भर था, जो एक्सीलेंस नहीं एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। जब आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान की हार ने उसके लेचर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ा। मई में भारत के डिफेंस स्टॉक्स में उछाल नजर आया। टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न ने निवेशकों का भरोसा जीता। इसके उलट ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी रक्षा शेयरों में तेजी से गिरावट आई। जॉन स्पेंसर ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री कैंपेन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, एक मार्केट संकेत और कूटनीतिक जीत था, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में आत्मनिर्भरता जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को भी दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र 2 भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को वैश्विक शांति की सेवा में उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरशॉल्ड पदक से सम्मानित करेगा। ब्रिगेडियर अमिताभ झा संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल UNDOF से जुड़े थे, जो गोलान हाइट्स में नाजुक युद्ध विराम व्यवस्था को देखरेख करते थे, जबकि हवलदार संजय सिंह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को में तैनात थे, जहां उन्होंने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए काम किया। दोनों को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक समारोह के दौरान मरणोपरांत पदक प्रदान किए जाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। यह अवसर 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 4300 से ज्यादा शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। इस मिशन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने तथा देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है
तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।